एपिसोड 50। जब रेयांश ने मेंगलिंगजी का जिक्र किया तो मानस मल्होत्रा के चेहरे पर दुख के भाव आ गए। उन्होंने कहा, माफ कीजिए, मुझे अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार मेंगलिंगजी मिली थी, जो मैंने दिनेश राजवंशी को बेच दिया। अगर आपको और मेंगलिंगजी चाहिए तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। रेयांश आसानी से हार मानने वाला नहीं था, इसलिए उसने फिर पूछा, आपको वो मेंगलिंगजी कहाँ से मिली थी? यह देखकर कि रेयांश को मेंगलिंगजी की बहुत जरूरत है और अभी कुलई नगर में नायक कुल सबसे शक्तिशाली था, मानस मल्होत्रा स्वाभाविक रूप से इस बड़े कुल से संबंध बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा, महाअरण्य पर्वत में मैं आपको एक नक्शा बनाकर दे सकता हूं जहां मुझे मेंगलिंगजी मिली थी। लेकिन रेयांश जी, ये महाअरण्य पर्वत बेहद खतरनाक है। रेयांश ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, आप बस नक्शा बना दीजिए, मैं भविष्य में जरूर आपका एहसान मानूंगा। मानस मल्होत्रा ने तब सिर हिलाया और अपने छोटे भाई को रेयांश का स्वागत करने के लिए कहा, जबकि वह खुद एक साधारण नक्शा तैयार करने चले गए। 1 घंटे बाद रेयांश नक्शा लेकर मल्होत्रा कुल से बाहर निकल गया और नायक कुल की तरफ चल दिया। अरे, गॉड फ्रूट के पकने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। नायक कुल को अभी तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, फिर भी तुम मेरे लिए मेंगलिंगजी ढूंढने महारण्य पर्वत जा रहे हो। गॉड फ्रूट के पकने में अभी 8 दिन बचे हैं। मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूं और तुम्हारे लिए जितना हो सके उतनी आत्मा पोषण की औषधियां लाना चाहता हूं। गॉड फ्रूट के संघर्ष में क्या होगा मुझे नहीं पता। अगर मैं मर गया तो कम से कम तुम्हारे पास औषधियां होंगी जिनसे तुम कुछ समय और जी सको। शायद तुम्हें जीवित रहने की उम्मीद मिल जाए। यह सुनकर कि रेयांश उसके लिए इतना सोच रहा है, साक्षी की आंखें भर आईं। हालांकि उसके आंसू नहीं थे, फिर भी वो दिल खोलकर रो पड़ी। रेयांश के माथे पर पसीना आ गया और उसने कहा, अरे लड़की, तुम रो क्यों रही हो? मैंने सिर्फ कहा कि शायद मैं मर जाऊं, मैं अभी तो मरा नहीं हूं। अब नायक कुल लौटकर रेयांश मुख्य रूप से सबको बताने के लिए गया था, लेकिन मीरा देवी घर में नहीं थी और नायक कुल के पूर्वज यशांश भी नगर प्रमुख के कार्यालय के काम में व्यस्त थे। रेयांश को आराधना नायक मिली, जो भ्रामक साथ हत्या तलवार कला का गंभीरता से अभ्यास कर रही थी। रेयांश के आने से वो चौंक गई। क्या देख रही थी? सब छुपा लिया। कहीं कोई अश्लील चित्र तो नहीं था? रेयांश ने मुस्कुराते हुए आराधना नायक को देखा। आराधना नायक का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने भ्रामक साथ हत्या तलवार कला बाहर निकाली और कहा, देखो ये अश्लील चित्र है या नहीं, तुम जैसा भाई भी कहीं होता है, हर बार बेकार की बातें करते हो। रेयांश ने कुछ पन्ने पलटे। उसे याद आया कि आराधना लावण्या नायक के साथ भ्रामक रोशनी कांच तलवार के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी। वो उसे कुछ मार्गदर्शन देना चाहता था, लेकिन आराधना नायक ने तुरंत किताब छीन ली और कहा, तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। इस बार मैं लावण्या दीदी के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करना चाहती हूँ। अगर तुमने मेरी मदद की तो मेरी जीत में कोई गर्व नहीं होगा और मैं ये साबित नहीं कर पाऊंगी कि मैं उससे ज्यादा भ्रामक रोशनी कांच तलवार के लायक हूं। इस छोटी लड़की का जिद्दी स्वभाव देखकर रेयांश को अचानक लगा कि उसके व्यक्तित्व में कुछ हिस्सा उसके जैसा ही है। नहीं सीखना तो मत सीखो, मुझे भी सिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ आराधना, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। जब नानाजी और बाकी सबको काम से फुर्सत हो जाए तो उन्हें बता देना कि मैं जरूरी समय से पहले जरूर वापस आ जाऊंगा। आराधना नायक ने संदेह से उसे देखा और कहा, जरूरी समय क्या है? तुम कहाँ जा रहे हो? इतना रहस्यमय क्यों बन रहे हो? कहीं पन्ना महल तो नहीं जा रहे? रेयांश पहली बार सिरोना पर्वत से होकर महारण्य पर्वत में प्रवेश कर रहा था। पिछली बार जब वो यहां आया था तब साक्षी ने इधर उधर उड़ान भरी थी, इसीलिए उसे यह भी नहीं पता था कि वो कहां से अंदर आया था। पिछली बार जब रेयांश महारण्य पर्वत में आया था तब वो केवल ड्रैगन नस्क क्षेत्र चौथे स्तर के योद्धा का सामना कर सकता था, लेकिन अब उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। अगर वह ड्रैगन सोल का इस्तेमाल करता तो वह ड्रैगन नस्क क्षेत्र 9वें स्तर के योद्धा के बराबर हो सकता था। इतनी ताकत के साथ जब तक उसका सामना चांद की रोशनी सोखने वाले राक्षसी भेड़िए जैसे खतरनाक राक्षसी जानवर से नहीं होता, तब तक रेयांश को कोई खतरा नहीं था। सिरोना पर्वत में सबसे शक्तिशाली राक्षसी जानवर भी येलो रैंक 8वें ग्रेड से ज्यादा नहीं होते थे, लेकिन महारण्य पर्वत बिल्कुल अलग था। हालांकि स्वाभाविक रूप से जितनी गहराई में जाओगे राक्षसी जानवर उतने ही शक्तिशाली होंगे, लेकिन यह भी संभावना थी कि कोई शक्तिशाली राक्षसी जानवर बाहरी इलाकों में घूमने आ जाए। जैसे पिछली बार जो चांद की रोशनी सोखने वाला राक्षसी भेड़िया था, वह निश्चित रूप से उस गहराई का नहीं था। इसलिए इतनी शक्ति होने के बावजूद रेयांश बहुत सतर्क और सावधान था। महारण्य पर्वत के अंदर गहराई में सफेद धुंधली धुंध फैली हुई थी। जहां तक नजर जाती थी वहां भूरे सलेटी रंग के पहाड़ और अजीबोगरीब सूखे पेड़ दिखाई देते थे। उजाड़ और वीरान माहौल चारों ओर फैला था। हवा में खून की हल्की गंध थी। अनजान जानवरों की हड्डियां यहां वहां बिखरी पड़ी थी। कुछ हड्डियां तो इतनी पुरानी थीं कि हल्का होगा सा छूने पर ही पाउडर बन जाती थी। इस जगह पर फिर से आकर साक्षी थोड़ी डर गई। पहले तो वह रेयांश के कंधे पर बैठी थी, लेकिन इतना उजाड़ नजारा देखकर वह तुरंत अपनी तलवार में वापस चली गई। नक्शे के अनुसार मेंगलिंगजी जिस स्थान पर है वह महारण्य पर्वत के बाहरी इलाके में है। पिछली बार हम जितनी गहराई में गए थे उससे काफी कम गहरा इलाका है।
वो क्षेत्र फेनतयान पर्वत श्रृंखला कहलाता है। हम अभी वहां जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आधे दिन का समय लगेगा। लक्ष्य और दिशा तय करने के बाद और साक्षी जैसी संवेदनशील प्राणी के रास्ता दिखाने के साथ अगर उन्हें कोई शक्तिशाली राक्षसी जानवर मिलता तो वे दूर से ही उससे बच जाते। कमजोर राक्षसी जानवरों को तो वे सीधे पार कर जाते। इसलिए मूल रूप से पूरे रास्ते में उन्हें कोई रुकावट नहीं आई। आधे दिन का समय धीरे धीरे बीत गया। फेनतियान पर्वत श्रृंखला हालांकि महारण्य पर्वत के बाहरी इलाके में है, लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा है। पता नहीं वहां अभी भी मेंगलिंगजी है या नहीं। लगता है कि हमें ध्यान से खोजना होगा। अगर नहीं मिला तो हम पहले वापस चले जाते हैं। वो गॉड फ्रूट, साक्षी चिंतित स्वर में बोली। अरे अभी खोजा भी नहीं और तुम कह रही हो कि नहीं मिलेगा। तुम में सचमुच हिम्मत नहीं है? महारण्य पर्वत में हालांकि हमेशा मौसम धुंधला रहता था, लेकिन दिन और रात का फर्क तो होता ही था। आमतौर पर रात के समय दृष्टि की समस्या के कारण ज्यादा खतरा होता था। रेयांश दूर से ही देख सकता था कि सामने काले रंग की पर्वत श्रृंखला थी, लेकिन दुर्भाग्य से शाम हो चुकी थी, इसलिए उनके लिए आगे बढ़ना उचित नहीं था। ठीक है, रात में भले ही मेंगलिंगजी हो, उसे खोजना मुश्किल होगा। हम कल सुबह फिर से खोजेंगे। साक्षी जब अपनी आध्यात्मिक शक्ति से चारों ओर जांच करती थी तो उसकी आत्मा की शक्ति भी खर्च होती थी। वो भी बहुत थकी हुई थी, इसलिए जब रेयांश ने कहा कि वे आराम कर सकते हैं तो उसने राहत की सांस ली। महाअरण्य पर्वत में राक्षसी जानवरों की गुफाएं हर जगह हैं। मैं एक गुफा खोजता हूँ, राक्षसी जानवरों को मार देता हूँ, इस तरह ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। मन बना लेने के बाद रेयांश ने चारों ओर खोजना शुरू किया। यहाँ आसपास पहाड़ ही पहाड़ थे, इसलिए ऐसी गुफाएं आसानी से मिल गईं। रेयांश ने अंदर येलो रैंक 5वें और 6ठे ग्रेड के कुछ राक्षसी जानवरों को मार डाला। फिर थोड़ी सफाई की और आग जलाई। वो मांस भूनने की तैयारी कर रहा था। इस समय साक्षी गहरी नींद में सो गई थी। जब आग अभी अभी जली थी तभी बाहर से सरसराहट की आवाज आई। रेयांश तुरंत खड़ा हो गया। इस समय 2 मजबूत मध्यम आयु के पुरुष इस गुफा में घुसे। अंदर के व्यक्ति को देखकर जब उन्होंने पाया कि वह इतना युवा लड़का है तो वे थोड़ा चौंक गए। उनमें से एक लंबा चौड़ा जानवर की खाल पहने हुए मजबूत आदमी था। उसने बुरी मुस्कान के साथ हल्के तिरस्कार भरे लहजे में कहा, इतनी कम उम्र का बच्चा महारण्य पर्वत में आने की हिम्मत करता है। हिम्मत तो काफी है तुझमें। दूसरा एक कमजोर काठी का विद्वान दिखने वाला व्यक्ति था। उसने रेयांश को कुछ देर तक देखा, फिर अपने साथी की ओर मुड़कर हंसते हुए बोला, मुझे लगता है कि यह ड्रैगन नस्क क्षेत्र 7वें स्तर पर है। अगर ये इतना मूर्ख नहीं होता तो भविष्य में शायद एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकता था। अफसोस। दोनों ने फिर रेयांश की ओर नहीं देखा, मानो उसे हवा समझ लिया हो। उन्होंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए गुफा में प्रवेश किया और रेयांश की जलाई हुई आग के पास बैठ गए। रेयांश ने चुपचाप इन दोनों का निरीक्षण किया, लेकिन अपने चेहरे पर डर का भाव लाया। ये दोनों व्यक्ति शायद ये देखने आए थे कि रेयांश उनके लिए खतरा तो नहीं है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रेयांश ज्यादा से ज्यादा ड्रैगन नस्क क्षेत्र 7वें स्तर का है तो वे पूरी तरह निश्चिंत हो गए और इस गुफा में रुक गए। दोनों केवल ड्रैगन नस्क क्षेत्र 8वें स्तर के हैं, मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन वे स्पष्ट रूप से अक्सर महाअरण्य पर्वत आते हैं, इसीलिए इस इलाके से बहुत परिचित होंगे। मैं उनसे मेंगलिंगजी के बारे में जानकारी निकाल सकता हूँ। ये दोनों दिनेश राजवंशी की तरह नहीं है। हिंसा से इन्हें झुकाना आसान नहीं होगा। अभी ये मुझे कमजोर समझ रहे हैं तो मैं थोड़ा झुककर चल सकता हूँ। ये सोचकर रेयांश ने तुरंत विनम्र रवैया अपनाया। वो अपनी जगह से खिसक कर दोनों के सामने आया और चापलूसी भरे स्वर में बोला, छोटा भाई रेयांश का, दोनों बड़े भाइयों को प्रणाम। दोनों बड़े भाई की शक्ति अद्भुत है। मैं बहुत प्रभावित हूं। मिलना ही एक भाग्य है। इस महाअरण्य पर्वत में आप दोनों से मिलना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। नहीं जानता कि आप दोनों के क्या नाम है। ये दोनों सोच रहे थे कि रेयांश वैसा अकड़ू अमीर बेटा होगा जो थोड़ी सफलता पाकर घमंडी हो जाता है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रेयांश एक नौकर की तरह व्यवहार करेगा। कहावत है कि मुस्कुराते चेहरे पर कोई हाथ नहीं उठाता। अगर रेयांश उनके गुफा पर कब्जा करने से नाराज होता तो वे उसे मार सकते थे, लेकिन रेयांश जब हंसते हुए उनकी ओर आया तो वे नहीं समझ पाए कि क्या करें। दोनों ने रेयांश की आंखों में सम्मान देखा और एक दूसरे की ओर देखा। फिर वो लंबा चौड़ा आदमी धीरे से बोला, मेरा नाम चेतन झांसी है और ये है विनय मेघवाल। हम सूर्यकांत जिले से आए हैं। वे सूर्यकांत जिले के लोग थे। रेयांश हमेशा से सूर्यकांत जिले के प्रति आदर भाव रखता था। इस तरह वह सूर्यकांत जिले के बारे में भी जान सकता था कि वो कैसी जगह है। तो चेतन बड़े भाई और विनय बड़े भाई, आप दोनों को देखकर लगता है कि आप महाअरण्य पर्वत में लंबे समय से आते जाते रहे हैं। इस खतरनाक जगह में इतने समय तक टिके रहना मैं दिल से सम्मान करता हूँ। मुझे बचपन से बाहर घूमने और रोमांच का शौक है। इस बार मैंने हिम्मत करके महाअरण्य पर्वत आने का फैसला किया, लेकिन यहाँ खतरे बहुत हैं। अगर आप दोनों नहीं मिलते तो मुझे नहीं पता कि आज रात कैसे बीतती। रेयांश ने बहुत भावनात्मक तरीके से कहा और घटिया तारीफों की बौछार कर दी। दोनों को यह बहुत पसंद आया। उनकी तिरस्कारपूर्ण नजरें अब थोड़ी नरम हो गईं। चेतन भाई का कहना है कि मेरी उम्र और शक्ति को देखते हुए महाअरण्य पर्वत आना शुद्ध आत्महत्या है।
विनय मेघवाल ने चेतन झांसी के बाद अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए बड़े भाई के लहजे में रेयांश को डांटा। यह लड़का होशियार तो है, लेकिन इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए सिर्फ होशियारी काफी नहीं है। इस बार अगर हम दोनों नहीं मिलते तो कोई और आता, तुम्हें एक बच्चा देखकर तुम्हारा पैसा लूट लेता और जान ले लेता। रेयांश ने तुरंत सिर हिलाया और खुद को बेवकूफ कहा। अगर दोनों दयालु बड़े भाई नहीं मिलते तो वह निश्चित रूप से जंगल में मर जाता। रेयांश के दिल में तो साफ था कि ये दोनों उसे मारने आए थे। अगर वह चतुराई से नहीं पेश आता तो शायद ये दोनों पहले ही उस पर हमला कर चुके होते। इसके बाद रेयांश ने और भी तारीफें की। लगभग आधे घंटे बाद दोनों उसकी तारीफों से खुश हो गए। उन्हें लगा कि रेयांश बहुत समझदार और संवेदनशील है। वैसे रेयांश भाई, तुम यहाँ रुके हो क्या? फेनतियान पर्वत श्रृंखला में जाना चाहते हो? रेयांश ने सिर हिलाया। हाँ, सही है। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग